Hi guys, welcome back to my channel. In today's class we will continue with our sample paper 1 analysis. Already हम 3 सेक्शन कर चुके हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x+2। आपको कहा जा रहा है आपको एक एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है बाय द लाइन y इक्वल टू 3x+2, the x-axis and the coordinate x equal to 1 and x equal to -1, right? अब आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू 3x+2। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका एक पॉइंट टेबल बना दिया। अगर आप x की जगह 0 रखते हो, अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर आप x की जगह 1 रखते हो, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ये यहाँ पर एरर है, यहाँ पर क्या आएगा 5। अगर हम x की जगह 1 रखेंगे, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ये भी क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम y को 0 करते हैं तो क्या होगा 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो जब y 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3, ये भी क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर आप x की जगह -1 कर देते हो, अगर आप x की जगह -1 कर देते हो तो -3 + 2 -1, तो x भी -1 y भी -1। अब इसी को ध्यान में रख के हमने एक लाइन ड्रॉ की। देखो 0 पर 2, दिस इज द पॉइंट 0 4 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। 1 4 5, तो ये वाला पॉइंट हो गया। 1 पर 5 रफली आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे नहीं होता, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ जाना है आपको। फिर है आपका जब y 0 है, यानी कि ये जो लाइन है x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वहां y 0, और जब y 0 है तब x की वैल्यू क्या -2/3, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये हो गया -2/3, 0। फिर हम आगे चलते हैं, और जब x -1 है तो y भी -1 है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये देखो जब x -1 है y -1, तो x -1 और मान लेते हैं यहाँ के y -1, तो दिस इज द पॉइंट x -1 y -1। तो जो हमारे पॉइंट है, हमने पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स लिए हैं। एक हो गया -1 1, एक हो गया -2/3, 0, एक हो गया 0, 2 और एक हो गया 1, 5। अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको कहा जा रहा है x एक्सिस, तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और आपको कहा जा रहा है x = 1। अब x = 1 का मतलब क्या है, x = 1 मींस पैरेलल टू y एक्सिस, और वो कहां से पास होगी 1 से। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज द लाइन विच इज x = 1। और आपको कहा जा रहा है x = -1, x = -1, x = -1 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस पर -1 से ये लाइन पास होगी, दिस इज द लाइन x = -1। अब देखो x = -1, x axis x = 1 and this line is y = 3x+2। इन सभी के बीच में जो एरिया, जो बाउंडेड एरिया होगा वो आपको फाइंड करना है। समझ में आ गया आप? देखो अब ध्यान से देखो, इन सभी के बीच में देखो, अगर आप यहाँ इस एरिया को देखो, अगर आप इस एरिया को देखो तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये x एक्सिस हो गया, ये बेसिकली x = -1 से लेके 1 तक, और इस लाइन और x एक्सिस के बीच में ये जो ब्लू कलर से आपको एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज द बाउंडेड एरिया जो आपको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करोगे, देखो एक तो ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है, दिस वन। अब ये पोर्शन क्या है, -1 से लेके -2/3 तक। फिर जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, या तो x एक्सिस वाली लिमिट लेते हैं, y एक्सिस वाली लेते हैं। तो अगर आप x एक्सिस वाली लिमिट देखो तो क्या होगी, इस पॉइंट का x पॉइंट क्या -1, इस पॉइंट का x पॉइंट क्या -2/3। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर जो सेकंड एरिया, देखो ये जो एरिया था आपका वो बिलो द x एक्सिस है, ये वाला एरिया था बिलो द x एक्सिस। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि ये जो एरिया आपका ये A1 है, और इसके बाद वाला जो एरिया, जितना भी शेडेड एरिया आ रहा है x एक्सिस x = 1 और इस लाइन के बीच में जितना भी ये एरिया आ रहा है ये अबव द x एक्सिस है। तो बेसिकली आपका जो टोटल एरिया वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, दिस इज A1 एंड दिस पार्ट इज A2। दिस इज A1, ये पूरा जो पार्ट है आपका ये A1 है, और ये पूरा जो पार्ट है आपका वो A2 हो गया। तो हमें जो टोटल एरिया हम फाइंड करेंगे विच इज A, विच विल बी इक्वल टू A1 मींस दिस एरिया प्लस A2 दिस एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा -1
टू माइनस टू बाई थ्री, हम x पॉइंट की लिमिट ले रहे हैं, -1 टू -2/3 y dx प्लस ये वाला एरिया -2/3 to 1, ये पूरा एक अबव द एक्स एक्सिस वाला एरिया, इसका x पॉइंट है, इस पॉइंट का x पॉइंट है -2/3 और लास्ट पॉइंट जो है इसका x पॉइंट है 1, तो -2/3 से लेके 1 तक, तो -1 से लेके -2/3 प्लस -2/3 से लेके 1, तो ये आपको टोटल एरिया फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, बिकॉज ये जो एरिया आपका वो बिलो द एक्स एक्सिस है, एक नेगेटिव रीजन में एरिया जा रहा है और एरिया कांट बी नेगेटिव, तो हम इस एरिया को मॉड्यूलस में रखेंगे। रीजन क्या है? बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, तो हम कैसे लिखेंगे? मॉड्यूलस ऑफ -1 टू -2/3, -1 टू -2/3 y dx मॉड्यूलस साइन प्लस, ये ऑलरेडी अबव एक्स एक्सिस है तो ये आपका पॉजिटिव रीजन में जा रहा है, तो ये हो गया -2/3 to 1, -2/3 to 1, राइट। और ये भी क्या होगा आपका y dx, एक्चुअली यहाँ पर आपको y ही लिखना है पहले, फर्स्ट स्लॉट में आप पहले y ही लिखोगे, y dx, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? y की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 3x + 2, तो जहाँ y है y की जगह पुट कर दोगे 3x + 2, तो y की जगह आ जाएगा 3x + 2, मॉड्यूलस साइन आपका एज इट इज रहेगा, -1 टू -2/3 3x + 2 dx प्लस -2/3 to 1, फिर y की जगह क्या हो जाएगा 3x + 2 dx, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3 तो देखो आपका एज इट इज आ जाएगा, x का इंटीग्रेट करोगे हो जाएगा x² प्लस 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2x। अब लिमिट क्या है आपकी? -1 से लेके -2/3 तक, प्लस ये बात समझ में आ रही है, प्लस 3 आपका हो गया एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन होगा x² प्लस 2 कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये हो गया 2x, और लिमिट होगी -2/3 to 1। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप ध्यान से देखो, जब आप x की जगह -2/3 पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2, x की जगह -2/3 तो x² है तो ये हो जाएगा 4/9। सेम 2x में आप जब x की जगह -2/3 पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा 2 × -2/3, ये हो गई आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ आप x की जगह पुट करोगे -1 तो ये हो जाएगा 3/2, और x की जगह जब -1 पुट करोगे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2, फिर x की जगह -1 पुट करोगे तो 2 × -1, तो ये यहाँ आपने लिमिट अप्लाई, इस एरिया इस वैल्यू पे हमने लिमिट को अप्लाई कर दिया, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, x की जगह आप क्या पुट करोगे 1, तो ये हो जाएगा 3/2, x की जगह 1 तो 1² 1 प्लस, फिर x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस, अब आप x की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, x की जगह लोअर लिमिट -2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 आ जाएगा, प्लस 2 × फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो -2/3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वैल्यू व्हाट वी विल हैव, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये वैल्यू होगी 2/3। आगे चलते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 4/3, तो ये पूरा आपका पोर्शन सॉल्व हो गया। माइनस हो जाएगा आपका 3/2 × 1 हो जाएगा 3/2, प्लस माइनस हो जाएगा -2, तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा सॉल्व, मॉड्यूलस साइन आपका एज इट इज ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 3/2 × 1 क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस 2, तो ये हो गया 3/2 प्लस 2 माइनस, ये आपका माइनस आ गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 4/3। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, नाउ व्हाट वी विल हैव, तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आएगा? यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 3, और 2 - 4 क्या होगा -2, तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके आ जाएगा -2/3। अब आगे आ जाओ, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 × 2 = 4 तो -4, तो ये हो जाएगा -1/3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1/, ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करके आ गया -1/3, -1/3 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, नॉट 1/3 2, तो -1/2। जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 3 -4, तो -1/2, ये जो -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, तो ये हमारा पूरा जो पोर्शन है ये सॉल्व हो गया, राइट। अब आगे आ जाओ, 2 × 2 = 4, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7/2, 7/2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 - 4, ये होगा -2/3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/3, तो ये पूरी वैल्यू हमारी सॉल्व होगी। अब आगे चलते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6,
3 2 जा 6, 2 2 जा 4 -4, 2 3 जा 6 +3। अब आगे देखो 3 और 2 का एलसीएम यहाँ भी क्या होगा 6, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, -4 + 3 हो जाएगा आपका -1/6। इसीलिए हमने मॉडुलस साइन को लगाया था, क्योंकि वी नो दैट वो जो एरिया था आपका वो नेगेटिव रीजन एरिया था, तो उसमें एरिया वैल्यू जो आएगी नेगेटिव, बट एरिया कांट बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस साइन। जो -1/6 है वो हो जाएगा 1/6 प्लस 21 + 4 25/6। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 25 + 1 26। को सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। तो फाइनल आंसर होगा आपका 13/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट n क्रॉस n। मींस फर्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर है और सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर है। जिन दो सेट के बीच में रिलेशन है वो दोनों ही सेट के जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर है। एज फॉलोज फॉर ए बी, अब रिलेशन क्या है, फॉर ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू, आपको कहा जा रहा है रिलेशन जो है वो क्या है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए बी और सी डी, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी कब, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी जो है वो सी डी से कब रिलेटेड होगा, जब ए डी जो है वो बी सी से रिलेटेड होगा, जब ए डी जो है बी सी के इक्वल होगा, ये आपको गिवन है। फिर आपको कहा जा रहा है अगर ऐसा है तो प्रूव करो ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस। अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, जब वो सिमेट्रिक होगा और जब वो ट्रांजिटिव होगा। अब कैसे प्रूव करेंगे अब वो समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी विल चेक द रिफ्लेक्सिविटी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, स्पेशल केस है आपका। नॉर्मली जो होता है हमें एलिमेंट्स कैसे गिवन होते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। यहाँ पे रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, ए बी, यानी कि नॉर्मली जो आपका ए होता है वो यहाँ पर क्या है ए बी, और जो आपका बी होता है रिलेशन में जिसको हम बी कहते हैं वो यहाँ पर है सी डी। अब ध्यान से देखो, आप इसके पर्सपेक्टिव में देखो, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए, ए की इमेज एक खुद होना चाहिए, ए की इमेज, यानी कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ए बी जो होगा आपका वो ए बी से ही रिलेटेड होगा, तब भी रिफ्लेक्सिव होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन हमने किए अभी तक रिलेशन एंड फंक्शन के, उसमें क्या होता था, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ दिस, ऐसी कुछ कंडीशन होती थी। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर की। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, ए इज रिलेटेड टू ए, रिफ्लेक्सिव के लिए यही कंडीशन होती है कि अगर ए से रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पर ए का मतलब, इसका मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ओ बी, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ए बी देन इट इज रिफ्लेक्सिव। यही हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, भैया ए बी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और बी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। कैन आई से दैट ए बी जो है बी ए के इक्वल होगा, भाई ए बी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए 3 है आपका और बी आपका 4 है, तो बी ए क्या हो जाएगा 4 × 3, तो ये भी 12 ये भी 12, तो यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो हमने कहा भैया ए बी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है बी ए के इक्वल होगा। अब आप इस रिलेशन पर आ जाओ, ये रिलेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, तब क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के रिलेटेड है, और यहां से फर्स्ट से रिलेटेड है, और यहां से सेकंड इस सेकंड से रिलेटेड। अब एरो पे ध्यान दो, आप इसको देख के रिलेशन कैसा बन रहा है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट से रिलेटेड हो गया ए बी, और इसके सेकंड एलिमेंट से इसके सेकंड एलिमेंट दैट इज सी डी। अब यही चीज आप यहां पर अप्लाई करके देखो, तो यहां पर क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट यहां से इस फर्स्ट से रिलेटेड हो गया दैट इज ए बी, सेकंड से सेकंड, राइट हैंड के सेकंड से लेफ्ट हैंड के सेकंड, ए टू बी, तो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन ये प्रूफ हो गया कि जो ए बी है, यानी कि जो ए है, जो आपका ए है वो ए से क्या है, रिलेटेड है। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी रिलेटेड है, अगर ए बी रिलेटेड है रिलेशन से, अगर ए बी का रिलेशन बन रहा है तो क्या होता था, बी ए का भी रिलेशन होगा। अगर ए बी रिलेट कर रहा है और बी ए भी रिलेट कर रहा है तो हम कहते थे वो सिमेट्रिक है। अब ए बी का मतलब क्या है, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है
तो सी डी अगर ए बी से रिलेटेड होगा तब भी वो सिमेट्रिक होगा, यही होता है ना सिमेट्रिक में। अब ए बी का मतलब हो गया ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, तो सिमेट्रिक में हमने कहा इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, तो इसका मतलब क्या है, ए डी बी सी के इक्वल है। अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी क्या ए बी से रिलेटेड है। अगर ये प्रूफ हो गया कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, तो ये प्रूफ हो जाएगा सिमेट्रिक है। अब ध्यान से समझो, देखो अब एज पर दिस कंडीशन अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ए डी इक्वल टू बी सी, राइट। अब ए बी सी डी ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। ये दोनों ही पेयर जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर वो रिलेटेड है तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का रिलेशन बन रहा है। और नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एक दूसरी बात, कोई भी नंबर हो, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 4 5 के इक्वल है तो 5 इक्वल टू 4, बात तो भाई एक ही है, बात तो एक ही होगी ना। इसका मतलब ये हो गया ए डी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू ए डी, बात तो सेम ही है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो बी सी को क्या लिख सकते हो, सी बी, और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए। मैंने क्या कहा, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी, और ए डी को हम लिख सकते हैं डी ए बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो होगा क्या, अब ये कंडीशन आ गया। अब इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट से रिलेटेड होगा, तो सी किससे रिलेटेड होगा, डी से। और सेकंड एलिमेंट जो है राइट साइड से जो सेकंड है वो लेफ्ट के सेकंड से रिलेटेड होगा, यानी कि ए जो रिलेटेड होगा बी से। तो बन क्या गया, सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो यही तो हमें प्रूव करना था, सिमेट्रिकली यही प्रूव करना था कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी ए बी से रिलेटेड होगा, दैट इज सिमेट्रिक। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए पहले दो कंडीशंस हमें लेनी होती है कि ए बी बी सी, फिर हमें प्रूफ करना होता है कि ए सी जो है वो बिलोंग कर रहा है। अब देखो ए बी का मतलब हमने कहा ए बी से रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब हो गया ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि एक्सट्रीम एलिमेंट इज इक्वल टू मिडल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मिडल एलिमेंट। ओके, देन ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। अब यहां पर ए बी है, बी आपका सी डी है, तो सी क्या होगा, ई एफ। तो हमने कहा इफ सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन अगर सी डी जो है ई एफ से रिलेटेड है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट सी एफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल एलिमेंट डी। ये क्लियर हो गया। नाउ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 और 2 को, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 और 2 को तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ ए डी इंटू सी एफ हो जाएगा, ए डी सी एफ। राइट वाले को राइट वाले के साथ ये हो जाएगा बी सी डी। अब देखो जी कुछ कैंसिल हो रहा है, सी से तो आपका सी कैंसिल हो जाएगा, डी से आपका डी, ये हो गया ए एफ इक्वल टू बी, ए एफ इक्वल टू बी। अब आप अगेन इस कंडीशन पर आ गए। अब क्या है, इस कंडीशन के हिसाब से ये रिलेशन क्या बनेगा, फिर लेफ्ट वाले का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड वाले के फर्स्ट से रिलेटेड, दैट इज ए बी। सेकंड वाले का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट वाले के फर्स्ट से रिलेटेड, दैट इज ई है। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि ए इज रिलेटेड टू सी, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा था सी, ए इज रिलेटेड टू सी, यही तो प्रूफ करना था हमें। तो ए बी इज इक्वल टू ई एफ, दैट इज ट्रांजिटिव। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो गिवन रिलेशन है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर हो गया। स्पेशल केस है ये क्वेश्चन का। स्पेशल केस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल एलिमेंट थी जिससे हम डील करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर पे। तो जब ऑर्डर पेयर है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले उसको इसी तरह से लिखो, फिर जैसे आप करते हो उसी प्रोसेस के साथ आपको चलना है, कंडीशन को देखना, उस कंडीशन के साथ हम प्रूव करेंगे। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन इज एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, और इंसेक्ट जिस लाइन पर क्रॉल कर रहा है उसके आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है। एंड अनदर इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, और दूसरा इंसेक्ट जिस लाइन पर क्रॉल कर रहा है उसकी भी वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन है। फिर कहा जा रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। तो आपको ये कहा जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर समझो कि मान लेते हैं जो फर्स्ट इंसेक्ट है वो जिस लाइन पे क्रॉल कर रहा है वो लाइन है L1, और सेकंड इंसेक्ट जिस लाइन पे क्रॉल कर रहा है वो लाइन है L2। अब आपको ये कहा जा रहा है कि जिस पॉइंट पर जाके इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा वो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। समझ में आ गया, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट, जैसे कि लास्ट लाइन आप फिर से देखो, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन शुड दे रीच। पहले तो आपको वो पॉइंट बताने हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि इंसेक्ट 1 जो है, फर्स्ट इंसेक्ट जो है, जब वो पॉइंट P पर आ जाएगा, दिस इज दैट पॉइंट, जब फर्स्ट इंसेक्ट पॉइंट P पर आ जाएगा
और सेकंड इनसाइड पॉइंट क्यू पर आ जाएगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम ये कह रहे हैं वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो यही पूछा गया वो कौन से पॉइंट होंगे, ऑल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और फिर वो डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो पहले आपको बताना है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करोगे, देन वी हैव टू फाइंड पी क्यू, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो फर्स्ट इनसाइड क्रॉल कर रहा है, जिस पाथ पे जिस लाइन पे क्रॉल कर रहा है उसकी आपको वेक्टर इक्वेशन ये गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, x माइनस x1, तो x1 क्या हो जाएगा 6 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज दैट इज 1 इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज 2 अपॉन b दैट इज -2 इक्वल टू z माइनस z1 z माइनस 2 अपॉन c दैट इज 2, और ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू लैम्डा से। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो दैट इज 1 माइनस 2 2, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 आर 1 माइनस 2 2, ये भी हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हमें पॉइंट P, अब देखो ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 1 इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 6 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो लैम्डा प्लस 6, ये इस पॉइंट P का x पॉइंट होगा। y पॉइंट क्या होगा, -2 लैम्डा प्लस 2, z पॉइंट क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 2। तो पॉइंट P के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। सेम प्रोसेस हम करेंगे सेकंड इनसाइड्स के लिए। लेट सेकंड इनसाइड क्रॉलिंग ऑन लाइन 2, वो इस पर क्रॉल कर रहा है और इसकी वेक्टर इक्वेशन भी गिवन है। अगेन हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, दैट इज x माइनस 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 क्या हो जाएगा +4, x माइनस x1 अपॉन a दैट इज 3, y माइनस y1, अब यहाँ तो j कैप है ही नहीं, अगर j कैप नहीं है तो y1 हो जाएगा 0 अपॉन b, यहाँ j कैप है तो b क्या होगा आपका -2 इक्वल टू z माइनस z1, तो z माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन c दैट इज -2 इक्वल टू लैम्डा से। अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करता हूँ L2 के, तो वो क्या होंगे 3 -2 दिए डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर मैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ तो पॉइंट Q का x पॉइंट क्या होगा 3 म्यू -4 -2 म्यू प्लस 0 दैट इज -2 म्यू -2 म्यू -1, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें पॉइंट P फाइंड करना है, पॉइंट Q फाइंड करना है और हमें PQ डिस्टेंस फाइंड करना। अब आप ये देखो, ये जो PQ है, ये जो लाइन PQ है वो L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर होगी। अब हमें पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब देखो L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 -2 2, राइट। और PQ के डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज है वो PQ के क्या आ जाएंगे 3p माइनस लैम्डा माइनस 10, ये x2 माइनस x1 होगा, -2 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 2, ये y2 माइनस y1 होगा, और -2 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 है z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशियोज है वो PQ। इसका मतलब ये हो गया कि देख सी, अब होता है क्या A1 A2, तो मान लेते हैं ये A1 है, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, दिस इज B1 एंड दिस इज B2 एंड दिस इज C1, दिस इज C2। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ इंटू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 कॉरस्पॉन्डिंग A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और किसके इक्वल होगा 0। अब देखो जब मैं इसको इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये तो एज इट इज आ जाएगा 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10, और जब आप इस B1 के साथ B2 करोगे तो क्या होगा, दैट इज B1 -2 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू B2 दैट इज -2, तो इंटू में हो गया -2 प्लस C1 क्या है -2 म्यू -2 लैम्डा -3 इंटू C2 के साथ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे लाइक 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 10 -2 म्यू -2 प्लस 4 म्यू प्लस 2 लैम्डा -2 माइनस 4 लैम्डा -2 प्लस 4। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू -2 म्यू हो जाएगा -4 म्यू
-2 लैम्डा इंटू 2 हो जाएगा -4 लैम्डा और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9 म्यू। कैसे हुआ? देखो ये 4 म्यू है, ये कितना 4 म्यू प्लस 3 म्यू 7 म्यू, 4 म्यू प्लस 3 म्यू कितना हो जाएगा आपका? देखो ये हो गया आपका 4 म्यू प्लस 3 म्यू, ये हो गया आपका 7 म्यू। ये कितना हो गया आपका? 7 म्यू, राइट। आगे चलते हैं, 7 म्यू के बाद माइनस क्या हो गया आपका? 4 म्यू। आगे क्या हो गया? -4 म्यू। तो -4 म्यू ये पूरा हो गया आपका 3 म्यू, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 3 म्यू। अब लैम्डा की बात करते हैं। लैम्डा क्या होगा आपका? देखो -4 लैम्डा, -4 लैम्डा, -4 लैम्डा, -8 लैम्डा और माइनस लैम्डा -9 लैम्डा। तो ये हो गया -9 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू कांस्टेंट देखो क्या क्या है? -10, -6, -16 प्लस 4 -12। राइट हैंड साइड पे ले जाओगे 12 हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया? पूरी इक्वेशन को हमने इसको -3 से डिवाइड कर, पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 3 से। तो 3 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा म्यू -3 लैम्डा इक्वल टू 4। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अब क्या होगा? सिमिलरली आप देखो कि Q जो है वो भी L2 के क्या परपेंडिकुलर है। अब Q के जो डायरेक्शन रेशियोज है, Q का मतलब L2 यानी कि Q, ये जो लाइन PQ है। नाउ इन अ सिमिलर वे देखो ये जो लाइन PQ है वो L2 के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो L2 के जो डायरेक्शन रेशियो और PQ के जो डायरेक्शन रेशियो उनके बीच में भी क्या रिलेशन होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 when L2 is perpendicular to PQ। अब देखो A1, तो ये आपका A1 हो गया, ये B1 हो गया, C1 हो गया। अब ये हो जाएगा आपका A2। तो जो L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज है इनको हम क्या ले लेते हैं? A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2, ये हो गया C2। अब देखो तो ये हो गया आपका A1, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, तो ये हो गया A2। दिस इज B1, ये हो गया B1 और -2 क्या हो गया? B2। इसी तरह से ये क्या हो गया? ये हो गया C1 और ये पॉइंट हो गया आपका C2, ये इक्वल टू 0 होगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी, जैसे हमने पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था, इसको सॉल्व करके इक्वेशन आएगी 17 म्यू -3 लैम्डा इक्वल टू 20। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। व्हेन PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, तो डायरेक्शन रेशियोज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 करके ये इक्वेशन आई थी। व्हेन PQ इज परपेंडिकुलर टू L2, यहाँ से जो रिलेशन आया वो ये आया। अब दोनों को सॉल्व करो, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू आएगी 1 और लैम्डा की वैल्यू आएगी -1। अब पहली चीज जो हमसे पूछी गई थी इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। अब क्या करना है? जहां लैम्डा है वहां पुट करेंगे -1, जहां लैम्डा है वहां पुट करेंगे -1। तो जब हम लैम्डा की जगह -1 पुट करेंगे तो 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5। -1 पुट करो ये हो जाएगा +2, 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 और -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0। और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जहां म्यू है वहां पुट करेंगे 1, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा? -1, ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका -3। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहला काम हो गया। अब हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब हमें फाइंड करना है PQ। वी विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P हमारा क्या है? 5, 4, 0 और Q पॉइंट Q इज -1 -2 -3। इट मींस व्हाट? इट मींस रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। और P और Q दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है? बाय डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? x2 - x1 -1 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके -6 स्क्वायर हो जाएगा 36, -6 स्क्वायर 36 और -3 स्क्वायर 9। इसको सॉल्व करके आएगा 81 और 81 का स्क्वायर रूट होगा 9 यूनिट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन इज इफ अ मैट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। दिस इज द मैट्रिक्स ए वैल्यू व्हिच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। आपको कहा जा रहा है फाइंड ए इनवर्स। तो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड ए इनवर्स, फिर कहा जा रहा है यूज ए इनवर्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नो एट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। We know that A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A, right? This is the given matrix A। सबसे पहले हम क्या करेंगे? determinant of A फाइंड करेंगे। determinant of A फाइंड हमने कैसे किया? expand along R1,
एक्सपेंड अलोंग R1, तो क्या हो जाएगा 2। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 इंटू ये हो जाएगा आपका +4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन ये पॉजिटिव होता है, ये माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दो, 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा -6 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4, देन +5, देन +5, तो ये हो गया आपका +5। अब 5 के केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 विद माइनस साइन, 1 इंटू -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करके आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी -1। ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 ये कोफैक्टर्स होते हैं, A11 A12 A13, A21 A22 A23 और A31 A32 A33। इसी तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। अब 1 बाय 1 हम इनको फाइंड कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बट एट द सेम टाइम A11 का मतलब हो गया -1 रेज़ टू पावर 1 + 1। A11 का मतलब हो गया -1 रेज़ टू पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा आपका -4 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे -4 + 4 0, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से A12 जब आप सॉल्व करोगे, ये भी क्या होगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 2। अब A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा -6 और माइनस विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2। फिर A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट ऑफ ऑल -1 रेज़ टू पावर 1 + 3, इसको भी ऐसे लिखा जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 और -2, तो ये हो जाएगा आपका 1। सिमिलरली A21 का मतलब अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू -2 दैट इज 6 विद माइनस साइन, -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा -5। और सेम प्रोसेस -1 रेज़ टू पावर 2 + 1, -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, -1 रेज़ टू पावर 2 + 3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इसी तरह से, तो A21 आपका आएगा -1, A22 आएगा -9, A23 आएगा -5। सिमिलरली जब आप A31 फाइंड करोगे, मीन्स -1 रेज़ टू पावर 3 + 1, 31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, -3 इंटू -4 क्या हो जाएगा 12, -2 इंटू 5 क्या हो जाएगा -10, यानी कि 12 - 10, तो 12 - 10, तो ये आएगा आपका 2। A32 आएगा 23, A33 आएगा 13। अब A11 A12 A13 0 2 1, तो ये हो गया 0 2 1। A21 A22 A23 दैट इज -1 -9 -5, तो ये हो जाएगा -1 -9 -5। A31 A32 A33 ये आपका आएगा 2 23 13, तो 2 23 13, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए था आपका -1, तो दैट इज 1 बाय -1। -1 को जैसे ही आप अंदर लेके जाओगे सभी के साइन अपोजिट हो जाएंगे, 0 तो एज इट इज ही रहेगा, -1 हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -23, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -13। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो हमने ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यूज ए इनवर्स। अब हमने जो ये ए इनवर्स फाइंड किया है, ये जो ए इनवर्स फाइंड किया, हमें इसका यूज करके यूज ए इनवर्स टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 5z = 11, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड गिवन इक्वेशन is 3x + 2y - 4z = -5, and third given equation is x + y - 2z = -3। इस a इनवर्स का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब you have to find the value of x, y, z। तो यहाँ मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे 2 3 1 2 3 1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -3 2 और 1, और कोफिशिएंट ऑफ z क्या है 5 -4 -2। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ये सेम वैल्यू आपकी मैट्रिक्स ए की है, इसका मतलब ये जो है मैट्रिक्स ए आ गया। नाउ बाय मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, ax = b होता है और x = क्या होता है a इनवर्स b। x क्या होता है, वेरिएबल x y z, a इनवर्स ये है और इसका इनवर्स आप ऑलरेडी फाइंड। अब यूज ए इनवर्स का मतलब हम इसका यूज करेंगे।
तो ये जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रखेंगे, और बी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। 11 माइनस 5 3, 11 माइनस 5 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो विद दिस कॉलम, तो 0 इंटू 11 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6। सेकेंड रो विद दिस कॉलम मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू 11 माइनस 22, 9 इंटू माइनस 5 माइनस 45 माइनस 23 माइनस 3 प्लस 69। थर्ड रो विद दिस कॉलम माइनस 1 इंटू 11 माइनस 11, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 39। जब आप सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, 69 माइनस 45 माइनस 22 ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपका 3। अब इक्वेट करोगे बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, x विल बी इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।